नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, एसएसटी की टीचिंग मेथड्स बहुत ही ज़ोरों शोरों से हमारी चल रही है और बहुत ही गजब तरीके से हमने डिस्कशन किया है उन सभी कंटेंट्स का, उन सभी टॉपिक्स का, जिसके ऊपर आकर के शिक्षण विधियाँ समाप्त होती है। तो शिक्षण विधियाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको पता ही है। और इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर शिक्षण विधियां में कौन कौन सी पढ़नी है इसके ऊपर चर्चा की और कौन कौन सी शिक्षण विधियां आएंगी उनकी चर्चा की। कौन कौन सी शिक्षण विधियां आएंगी, क्या बाकी रहता है, क्या आने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहला टीचिंग मेथड अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, वो है व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। ये लेक्चर मेथड जो है, इस लेक्चर मेथड में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस विधि के अंदर कोई जनक या प्रतिपादक नहीं है। कोई जनक या प्रतिपादक इसका नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि व्याख्यान विधि के अंतर्गत कुछ पद, सोपान या चरण आते हैं और ये टोटल पद, सोपान या चरण कितने माने गए हैं? 3। यानी कि लेक्चर मेथड के अंदर 3 पद पाए जाते हैं। और वो पद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले व्याख्यान पूर्व तैयारी, यानी कि कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको जो लेक्चर डिलीवर करना है उसका पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, व्याख्यान पूर्व तैयारी। दूसरा व्याख्यान देना, यानी कि क्लास में आकर के फिर उस लेक्चर को डिलीवर करना। और उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा उसका संग्रहण कर लेना, यानी कि जो पढ़ाया गया है उसको एब्जॉर्ब कर लेना स्टूडेंट्स के द्वारा। यानी कुल मिलाकर के जो व्याख्यान विधि है इसके अंतर्गत कुल 3 पद आते हैं: व्याख्यान पूर्व तैयारी, व्याख्यान देना और विद्यार्थियों के द्वारा उसका संग्रहण कर लेना। जैसे मैं एक टीचर हूं और मुझे लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, तो पहले मुझे अपना लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा एक बार घर पे। लेक्चर प्रिपेयर करने के बाद में अगले दिन क्लास में उसे मुझे डिलीवर करना होगा और डिलीवर करने के बाद में विद्यार्थियों ने उसको एब्जॉर्व किया है या नहीं, ये देखना होगा। यानी टोटल स्टूडेंट्स के द्वारा उसका क्या कर लिया जाएगा? संग्रह। अब इस विधि में जो खास बातें वो ये है कि यह विधि प्राचीनतम विधियों में से एक है। यानी कि जो सबसे प्राचीन मेथड चलते हैं, सबसे पुराने जो मेथड्स हैं, उन सभी पुराने मेथड्स में जिन मेथड्स का नाम आता है उसमें आता है व्याख्यान विधि। यानी कि लेक्चर मेथड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और सबसे पुराने मेथड्स में से एक माना गया है। दूसरी बात, यह विधि गुरुकुल या वैदिक कालीन परंपरा से चली आ रही है। मतलब ये जो अपन मेथड पढ़ रहे हैं ये गुरुकुल पद्धति से, यानी कि वैदिक कालीन परंपरा से ही चला रहा है। वैदिक काल के अंदर क्या होता था? आश्रम व्यवस्था होती थी। बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो जो गुरु होते थे वो उनको श्लोक वगैरह का, संस्कृत के पाठ वगैरह ये सारे करवाते थे और फिर उनको बच्चे सुनते थे और अगले दिन कोशिश करके, याद करने की कोशिश करके उनको दोबारा रिपीट करके सुनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो इनकी थी, यानी कि मेथड काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। तीसरा, यह विधि तीव्र गति से चलती है
तथा पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ संपन्न करवाती है। क्लियर है? ये विधि जो है ये तेज गति से चलती है, बहुत ही तेज गति से चलती है और जो सिलेबस होता है उसको तेजी के साथ में संपन्न करवा देती है। क्लियर कट बात है? तो सीधी सी बात है विद्यार्थी मित्रों, व्याख्यान विधि जो है इसका कोई जनक नहीं है। इसके पद, सोपान या चरण 3 है: व्याख्यान पूर्व तैयारी, व्याख्यान देना और विद्यार्थी द्वारा उसका संग्रहण कर लेना। ये विधि प्राचीनतम यानी कि पुरानी विधियों में से एक है। दूसरा, ये गुरुकुल और वैदिक कालीन परंपरा से चली आ रही है। और तीसरा, ये विधि इतनी तेज गति से चलती है कि पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ में संपन्न करवा देती है। तो ये कुछ बातें व्याख्यान विधि की हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फटाफट से एक बार इसको देख करके कीजिए आत्मसात, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, अब सुने। किसी ऐतिहासिक विषय वस्तु की विवेचना करने हेतु यह उपयुक्त विधि मानी जाती है। क्लियर है? मतलब किसी ऐतिहासिक विषय वस्तु की विवेचना करने के लिए ये एक सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? जैसे मान लीजिए हमें लाल किले के बारे में जानना है, लाल किले की इमारत है और उसके सामने हम खड़े हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, या ताजमहल की इमारत है उसके सामने हम खड़े हैं, जानना चाहते हैं। तो वहां पर अब कोई प्रयोग प्रदर्शन तो करके बताएगा नहीं, वहां तो सीधा सा गया, उसके बारे में लोगों ने बताया, कोई हमने गाइड किया, उसने बताया कि साहब ये शाहजहां ने बनाया था मुमताज़ की याद में, ये अजूबों के अंदर शामिल है, इसको बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे। तो ऐतिहासिक विवेचना जब की जाती है तो वहाँ प्रयोग प्रदर्शन नहीं होता, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता, वहाँ आपको व्याख्यान विधि का सहारा लेना ही पड़ता है। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा यदि व्याख्यान देने वाला कुशल वक्ता हो तो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। क्लियर है? यदि लेक्चर देने वाला कुशल वक्ता है तो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? जैसे मान लीजिए अपन विवेकानंद जी का उदाहरण लें, तो विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन के अंदर शून्य के ऊपर एक ऐसा भाषण दिया था जिसको लोगों ने दांतों तले उंगली चबा करके देखा था, मतलब हतप्रभ रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ कह रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे, तो मजे वाली बात नहीं। तो कुल मिलाकर के जब तक लेक्चर देने वाला अच्छा वक्ता यानी कि बोलने वाला नहीं होगा तो वो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, इन केस जैसे द्रोणाचार्य जी जैसे गुरु रहे, परशुराम जी जैसे गुरु रहे, तो वो भी तो एक व्याख्यान ही तो देते थे। तो कुल मिलाकर के मतलब व्याख्यान देने वाले का इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। अगर व्याख्यान देने वाला बोलने में कुशल है तो वो उससे भी पढ़ा देगा, और अगर वो बोलने में कुशल नहीं है तो ये मेथड उसको ले डूबेगा। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा व्याख्यान विधि के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। कम परिश्रम
करना पड़ता है। क्लियर है? तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों को ही कम परिश्रम करना पड़ता है, मतलब कम मेहनत के अंदर ही ज्यादा आउटपुट निकल के आता है। तो ये बात मुझे मान के चलेगा विद्यार्थी मित्रों कि ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर प्रयोग, प्रदर्शन, पैनल, चर्चा इतनी मेहनत नहीं होती है, कोई प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं पड़ता है इसमें तो सीधा टीचर आया, उसने टॉपिक बढ़ाया, बच्चों ने सुना, अगले दिन साहब उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो कुल मिलाकर के लेक्चर मेथड जो है वो कहीं ना कहीं कम परिश्रम करने वाली विधि मानी जा सकती है। तो हमने क्या देखा? ऐतिहासिक विषय वस्तु की विवेचना कर सकते हैं, व्याख्यान देने वाला कुशल वक्ता हो तो रुचि उत्पन्न की जा सकती है, व्याख्यान विधि के अंतर्गत शिक्षक छात्र दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है, ये बात क्लियर है। इसको फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अगले पेज पर, फिर वहां बात करते हैं इसके दोषों की भी। जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए। चलिए जी, अब सुने। अब साहब इससे कुछ दोष भी हम देखते हैं। पहला दोष तो यह है कि यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है, किंतु इस विधि का उच्च कक्षाओं में अधिकांशतः प्रयोग देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये विधि जो है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं का बच्चा इस मेथड से तो कतई नहीं सीख सकता। दूसरा, इस विधि का ज्यादा इस्तेमाल हायर क्लासेस के अंदर होता है, बड़ी कक्षाओं में देखने को मिलता है। अगली चीज, यह विधि रटकर सीखने पर बल देती है, अतः रटकर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रहता। क्लियर है? तो ये विधि जो है ये रटकर सीखने पर बल देती है, और रटकर सीखा हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं रहता। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, रटंत विद्या फलंत नाहि। इसके अलावा यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, मतलब ये साइकोलॉजिकल कंसेप्टिव मेथड नहीं है, ये विधि अमनोवैज्ञानिक, मतलब बच्चों को इस विधि से पढ़ने में कतई मजा नहीं आता। इसके अलावा यह विधि शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित नहीं। यानी कि इस मेथड के ऊपर आपको टीचर सेंटर्ड की छाप लगी हुई नजर आएगी, मतलब ये टीचर पर केंद्रित है, सारा के सारा दारोमदार टीचर के ऊपर है, विद्यार्थी यानी कि इसके ऊपर ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है? इसके अलावा इस विधि को संचार व्यवस्था के टूटे जाल के रूप में
माना जाता है। क्लियर है? यानी कि ये विधि जो है इसे संचार व्यवस्था के टूटे हुए जाल के रूप में माना जाता है। अब संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ये एक ऐसा टेलीफोन है, ये एक ऐसा टेलीफोन है जिसमें शिक्षक जो बोल रहा है वो आवाज तो बच्चे के पास जा रही है, पर जो बच्चा बोल रहा है वो आवाज शिक्षक के पास में नहीं आ रही। इसका मतलब ये एक वन वे रूट है जिसपे सिर्फ जाया जा सकता है, वापस आया नहीं जा सकता। तो संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल सिर्फ इसलिए क्योंकि टेलीफोन का एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें सिर्फ टीचर बोले जा रहा है, विद्यार्थी सुन रहा है, विद्यार्थी जो बोल रहा है वो टीचर नहीं सुन पा रहा, इसलिए इस विधि को क्या कहा? संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल कहा जाता है। तो कई बातें हमें पता चली कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी मेथड नहीं है, ये सब रटकर सीखने पर बल देती है, ये विधि अमनोवैज्ञानिक है, ये शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित नहीं, और इससे संचार व्यवस्था का क्या कहा जाता है? टूटा हुआ जाल भी कहा जाता है। फटाफट से इसको देख लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम अगले पेज पर फटाफट। अब हम बढ़ते हैं साहब अगले कंसेप्ट पर। तो कुल मिलाकर के व्याख्यान विधि में सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि व्याख्यान विधि जो है जिसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं, इसके जनक कोई नहीं है। इसके अंतर्गत पद सोपान या चरण 3 आते हैं। पहला व्याख्यान पूर्व तैयारी, दूसरा व्याख्यान देना, और तीसरा विद्यार्थियों द्वारा उसका संग्रहण कर लेना। ये विधि जो है ये प्राचीन विधियों में से एक है, बहुत पुरानी विधि है। दूसरा, ये विधि गुरुकुल या वैदिक कालीन परंपरा से चली आ रही है। तीसरा, ये विधि तेज गति से चलती है और पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ संपन्न करवा देती है। इसके बाद हमने देखा कि किसी ऐतिहासिक विषय वस्तु की विवेचना करने हेतु ये उपयुक्त विधि मानी जाती है, बेस्ट मेथड है। यदि व्याख्यान देने वाला यानी कि बोलने वाला कुशल वक्ता है, अच्छा वक्ता है, तो इस विधि से भी विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा व्याख्यान विधि के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है, यानी कुल मिलाकर के कम मेहनत अधिक आउटपुट वाला मेथड है ये। इसके बाद हमने देखा कि ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, किंतु बड़ी कक्षाओं में इसका प्रयोग ज्यादातर होता ही रहता है। ये विधि रटकर सीखने पर बल देती है, इसलिए रटा रटाया ज्ञान ज्यादा समय के लिए स्थायी नहीं रहता। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, बच्चों को पढ़ने में कतई मजा नहीं आता। ये विधि शिक्षक केंद्रित है, छात्र केंद्रित नहीं, मतलब टीचर सेंटर्ड है, सारे काम टीचर करता, बच्चा कुछ नहीं करता। और इस विधि को संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल कहा जा सकता है, वन वे रूट कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा टेलीफोन है जिसमें जो शिक्षक बोल रहा है वो बच्चों को सुनाई दे रहा है, पर जो शिक्षक को बच्चा बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, तो वन वे रूट है। तो ये थी भैया आपकी व्याख्यान विधि। इतना पढ़ करके अगर आप व्याख्यान विधि में जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके पश्चात आने वाले दूसरी शिक्षण विधि की, और वो दूसरी शिक्षण विधि का नाम है प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनियर मेथड। अब प्रश्नावली विधि क्या है, क्वेश्चनियर मेथड क्या है, इसको समझो। सबसे पहली बात, इस विधि के बारे में सबसे पहले विचार यानी कि दर्शन जिस व्यक्ति ने दिया था वो था साहब सुकरात। कौन था? सुकरात। वही सुकरात जिसके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो जिसका शिष्य था अरस्तु। क्लियर है? और वही अरस्तु जिसे हम मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो कुल मिलाकर के प्रश्नावली विधि का दर्शन तो किसने दिया? सुकरात ने। विचार सबसे पहले किसको आया? तो सुकरात को। लेकिन जनक जो है वो कौन माने जाते हैं? वुडवर्थ। कौन माने जाते हैं? वुडवर्थ। वही वुडवर्थ जो कहता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर अपनी चेतना को त्यागा, और वर्तमान में यह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। ये वही वुडवर्थ है जो ये भी कहता है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये वही वुडवर्थ है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक विशेष सितारा बिंदु बता दूं कि अगर वो प्रश्नावली मौखिक रूप से हो तब इसको
तब इसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। जब प्रश्नावली मौखिक रूप से हो तब इसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, और जब यह लिखित रूप में हो तब इसको प्रश्नावली विधि कहते हैं। एक विशेष सितारा बिंदु है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? जब प्रश्नावली मौखिक रूप से हो तब तो प्रश्नोत्तर विधि है, और जब प्रश्नावली लिखित रूप में हो तब वो प्रश्नावली विधि है। और एक बात सितारा बिंदु और बता दूं कि अगर वो ये पूछता है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है, अगर वो ये पूछ ले कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है, तब तो आपको आंसर देना है सुकरात। इन शब्दों का ध्यान रखना। जब वो पूछे प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है तब तो आपको आंसर देना है सुकरात, और जब वो पूछे प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, जब वो पूछे कि प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, तब आपको आंसर देना है वुडवर्थ। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी कंफ्यूज कर सकती है आपको। तो प्रश्नावली विधि का दर्शन सुकरात ने दिया, जनक वुडवर्थ है। अगर प्रश्नावली मौखिक रूप में हो तो वो प्रश्नोत्तर विधि बनती है, और यदि प्रश्नावली लिखित रूप में हो तो उसे प्रश्नावली विधि कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के नाम पर जनक पूछे तो सुकरात, और प्रश्नावली विधि का जनक पूछे तो वुडवर्थ। अब ध्यान दें, प्रश्नों की या प्रश्नों के निश्चित व व्यवस्थित क्रम को ही प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? प्रश्नों के निश्चित और व्यवस्थित क्रम को ही किसकी संज्ञा दी जाती है? प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है। ये दिमाग में बिल्कुल अच्छे से डाल लेना। क्लियर है? तो कुछ बातें मैंने बता दी प्रश्नावली विधि की। मौखिक रूप से पूछे तो प्रश्नोत्तर, लिखित रूप में पूछे तो प्रश्नावली, ओवरऑल पूछे तो दर्शन सुकरात, जनक वुडवर्थ, इस नाम से पूछे तो अलग अलग नाम आएंगे। और प्रश्नों के निश्चित और व्यवस्थित क्रम को ही किसकी संज्ञा दी जाती है? प्रश्नावली की संज्ञा दी जाती है। फटाफट से इसको दिल दिमाग ज़हन पर छाप लो, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब देखो, अब ये जो साहब आपके प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली विधि के यानी कि प्रश्नावली के वुडवर्थ ने 4 प्रकार बताए हैं। यानी कि प्रश्नावली के वुडवर्थ ने कुल 4 प्रकार बताए हैं विद्यार्थी मित्रों, और उन 4 प्रकारों में से पहला प्रकार है खुली प्रश्नावली। क्लियर है? पहला कौन सा प्रकार है? खुली प्रश्नावली। दूसरा प्रकार कौन सा है? बंद प्रश्नावली। तीसरा प्रकार कौन सा है? चित्रित प्रश्नावली। और चौथा प्रकार कौन सा है? मिश्रित प्रश्नावली। ये ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी मित्रों, टोटल वुडवर्थ ने प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए हैं। एक तो बताया है साहब खुली प्रश्नावली, एक बताया है बंद प्रश्नावली, एक बताया है चित्रित प्रश्नावली, और एक बताया है मिश्रित प्रश्नावली। तो इन चारों के अंदर से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। वो किस प्रकार बनेंगे उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा, पर उससे पहले आप फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं
खुली प्रश्नावली। अब खुली प्रश्नावली होती क्या है? ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बर्तन खुला हुआ है और वो खुला हुआ दिख जाए। खुली प्रश्नावली क्या है? खुली प्रश्नावली का मतलब है कि ऐसी प्रश्नावली जिसमें आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। ऐसी प्रश्नावली जिसमें आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, वो प्रश्नावली खुली प्रश्नावली कहलाती है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो सोच के देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न सोचिए जिनमें आपको खुली छूट मिली हो। तो याद कीजिए, जब आप बीएड का फाइनल एग्जाम दे रहे थे तो क्वेश्चन पूछा था शिक्षक अर्थ लिखो, तो शिक्षक अर्थ आपको आता तो एक ही पेज का था, तो फिर 8 पेज में आप लिख के क्या आए हैं? इतने पेज भरे कैसे आपने? क्योंकि आपने अंधाधुंध उसमें जो मिला, जो लिख दिया, जो रगड़ दिया। तो कुल मिलाकर के वहां इस चीज की छूट थी। तो मैं कल को पूछूं निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये कैसी प्रश्नावली का प्रकार है? तो आप बताएंगे खुली, क्योंकि इन प्रश्नों के अंदर विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बात समझ में आ रही है? तो लिखते हैं, इस प्रश्नावली के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की, विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आप उसमें जो चाहे वो लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न, इसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसके अलावा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इन्हें किसके अंदर डाला जाता है? खुली प्रश्नावली में डाला जाता है। क्लियर कट बात है, अच्छे समझ में आ गया होगा कि जहां विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, वो खुली प्रश्नावली। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, फटाफट इसको समझ के क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, इसके बाद बारी आती है नंबर 2, बंद प्रश्नावली। अब बंद प्रश्नावली क्या है? तो जब आप खुली समझ गए तो अब बंद समझने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आपको। भाई, जिन प्रश्नावली के प्रश्नों में विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं हो, वो बंद प्रश्नावली है। यानी जो सटीक उत्तर पूछा जा रहा है, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के जिन प्रश्नों के अंदर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं हो, वो कौन सी प्रश्नावली होती है? बंद प्रश्नावली। ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्लियर कट बात मैं आपको बता ही दिया कि जो बंद प्रश्नावली है और खुली प्रश्नावली है, उसमें रात दिन का फर्क नहीं है, केवल कंसेप्ट का फर्क है कि साहब बंद प्रश्नावली तो क्या है, खुली क्या है। तो बंद प्रश्नावली क्या है, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूं कि इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। यानी कि ये वो सवाल है जिसमें जो पूछा जा रहा है आपको केवल उतना ही उसका उत्तर बताना है, उसके अलावा नहीं। क्लियर है?
तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बंद प्रश्नावली के अंदर सारी बातें आ गई कि साहब विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अब इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो एग्जाम्पल्स के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें आएगा ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर इंक्लूड इन क्लोज्ड क्वेश्चनियर मेथड, यानी कि सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बंद प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं। अब मुद्दा यह है कि वो होते कौन कौन से हैं, तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं, इसके अंदर हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या तो इस नाम से आ जाए या आ जाए बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस नाम से आ जाए। इसके अलावा एक शब्द उत्तर वाला प्रश्न आ जाए। इसके अलावा मिलान प्रश्न आ जाए। इसके अलावा रिक्त स्थान आ जाए। इसके अलावा हाँ या नहीं वाले सवाल आ जाए, या इसके अलावा सत्य असत्य वाले सवाल आ जाए। इस प्रकार के तो बहुविकल्पी हो, एक शब्द उत्तर हो, मिलान प्रश्न हो, रिक्त स्थान हो, हाँ नहीं हो, सत्य असत्य हो, ऐसे प्रश्न जिस प्रश्नावली में आएंगे या माने जाएंगे वो प्रश्नावली कौन सी होगी, बंद प्रश्नावली होगी। और एक सितारा बिंदु में यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि सर्वश्रेष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलान प्रश्नों को माना जाता है, क्योंकि इनमें नकल की संभावना नहीं होती, क्योंकि इनमें नकल की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो अपन 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, उसमें तो फिर भी अपन तुक्का उक्का लगा दे, टीप टाप ले, लेकिन मिलान प्रश्नों में अपने को अगर 4 प्रश्नों को मिलान करने के लिए कहा गया है तो जब तक अपने को 3 नहीं, जब तक चारों के चारों नहीं आएंगे तब तक अपना उत्तर राइट हो ही नहीं सकता। तो असली स्टूडेंट की जो छटनी होती है ना वो मिलान प्रश्नों से हो जाती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई माना गया है तो मिलान प्रश्न माना गया है। अब आपको बंद प्रश्नावली के बारे में भी एक एक बात पता चल गई है, फटाफट से इसको अपने दिमाग पर छापो, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले पेज पर। चलिए जी, इसके बाद साहब नंबर आता है नंबर 3, चित्रित प्रश्नावली। इसके तो आप नाम से समझ गए होंगे कि इसमें क्या आने वाला है। चित्रित मतलब चित्र से युक्त। जैसे मान लीजिए आपने जब 8वीं 10वीं का पेपर दिया था तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था कि राजस्थान का एक खाली नक्शा दे दिया। अब उस खाली नक्शे में आपको विभिन्न जिलों को नामांकित करना है कि सीकर कहाँ है, झुंझुनू कहाँ है, जयपुर कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, चूरू कहाँ है, बाड़मेर कहाँ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, झुंझुनू, ये सब कहाँ है। तो कुल मिलाकर के फिर आप उनको नामांकित करते थे। साइंस वाले बच्चों के एक अलग ही पेपर आता था, उसमें साहब उनको जैसे मान लो कोई ग्राफ दे दिया
या फिर साहब उनको कह दिया कि हृदय की आंतरिक संरचना दे दी, अब इसको नामांकित करो कि महाधमनी शिरा कौन सा है, अर्धचंद्राकार कपाट कौन सा है, आलिंद कौन सा है, निलय कौन सा है, प्रकोष्ठ कौन सा है, सारी चीजें उसके अंदर अपने को नामांकित करनी पड़ती थी। तो ऐसे सवाल जब हमसे पूछे जाते हैं तो वो जिस प्रश्नावली का पार्ट माने जाते हैं वो चित्रित प्रश्नावली है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, इसके अंतर्गत नामांकन पूर्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं। नामांकन पूर्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकन, हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकन, या राजस्थान के नक्शे में विभिन्न जिलों की अवस्थिति नामांकन। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, चित्रित प्रश्नावली में नामांकन पूर्ति संबंधित प्रश्न आते हैं जिसके दो ज्वलंत उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फटाफट से इसको अपने दिल दिमाग ज़हन पर छापिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले पेज पर। चलिए जी, अब साहब आखिर में नंबर 4 पर आता है मिश्रित प्रश्नावली। और मिश्रित प्रश्नावली को समझना बहुत आसान है विद्यार्थी मित्रों। वो कैसे? जब मान लीजिए सभी प्रकार के प्रश्न एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो फिर जो प्रश्नावली निर्मित होगी वो मिश्रित प्रश्नावली होगी। और आप तो जानते ही हैं मिश्रित प्रश्नावली का मतलब ये हो गया कि पिछले जो तीनों प्रकार मैंने बताए हैं वो तीनों टाइप के क्वेश्चन इस प्रश्नावली के अंदर निश्चित रूप से दिखाई देंगे। यानी कि जब प्रश्नावली के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ जाए, लघुत्तरात्मक भी आ जाए, निबंधात्मक भी आ जाए, नामांकन पूर्ति वाले भी आ जाए, तो फिर ऐसी प्रश्नावली जो निर्मित होगी उसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित प्रश्नावली विद्यार्थी मित्रों कहा जाएगा। तो मैं लैंग्वेज के रूप में लिखवा देता हूं कि इसके अंतर्गत पूर्व वर्णित तीनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। जैसे अपन कहें एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 10वीं तथा 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र, एक तो यह है, और दूसरा पाठ योजना के अंतर्गत आने वाला मूल्यांकन पत्र। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा 10वीं 12वीं कक्षा के जो पेपर होते हैं
और पाठ योजनाओं के अंतर्गत आने वाला जो मूल्यांकन पद है ये सब मिश्रित प्रश्नावली के उदाहरण है, मिश्रित प्रश्नावली के। आप सोच रहे हो कैसे, तो 10वीं 12वीं कक्षा का जो पेपर आपने देखा होगा तो उस पेपर में कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन अति लघुतरात्मक होते हैं, कुछ लघुतरात्मक होते हैं, कुछ निबंधात्मक होते हैं, और कुछ साहब आपका इस प्रकार के प्रश्न में दिखाई देते हैं जिसमें किसी चीज का सचित्र वर्णन करना होता है, या साहब किसी चीज से रिलेटेड हमको ये पूछा जाता है कि एक संरचना दे दी और नामांकन करवाया जा रहा है। तो ये जब सारे प्रकार के क्वेश्चन आप 10वीं 12वीं पेपर देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कौन सी प्रश्नावली में रखते हैं अपन, मिश्रित में। और पाठ योजना में आने वाला मूल्यांकन पद तो आपसे छिपा हुआ है ही नहीं। जब मैंने आपको मूल्यांकन पद बताया था पाठ योजना का, तो मैंने लिखवाया भी था कि यह मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न पाए जाते हैं। जितने प्रश्न मैंने वर्णित किए हैं वो सारे के सारे प्रश्न इसमें पाए जाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। यह विधि कागज, पेंसिल विधि के नाम से भी जानी जाती है। ये जो विधि है ये कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि इसको पेपर पेंसिल मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तो पहले सुनो। जब आप एग्जाम देने जाते हो, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम सेंटर में आपके पास क्या होता है, बैठते ही तो हमारे पास पेपर आता है, हाथ में कलम होती है, 1350 ग्राम का भेजा होता है, सही जगह काला गोला भर गया तो जिंदगी गोरी हो जाती है, वरना भाई जिंदगी बर्बाद है। तो कुल मिलाकर के वह सीधी बात है, कागज और पेंसिल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पेपर पेंसिल मेथड भी कहते हैं। दूसरा, यह विधि वर्तमान समय की लोकप्रिय विधियों में से एक है। क्लियर है? यानी कि यह विधि वर्तमान समय की लोकप्रिय, आज के टाइम पे जो ट्रेंडी मेथड्स चल रहे हैं, आज के टाइम पे जिन मेथड्स की डिमांड है उनमें ये प्रश्नावली विधि आती है। प्रश्नावली विधि की अपनी ही एक डिमांड मार्केट में है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम आजकल हो रहे हैं आप देख लो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे एसटेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे किसी भी राज्य स्तरीय टेट परीक्षा ली जा रही हो, उनके अंदर यही पैटर्न अपनाया जाता है। तीसरी बात, इस विधि के द्वारा एक ही समय पर, इस विधि के द्वारा एक ही समय पर लाखों विद्यार्थियों का मूल्यांकन संभव है। यानी कि विधि एक टाइम के ऊपर लाखों विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकती है। कैसे? जैसे मान लो कि पेपर लगा कांस्टेबल का, कितने लोगों ने फॉर्म भरे? 10 लाख सपोज करो। अब 10 लाख बच्चों को एक पेपर देना होगा, वो एग्जाम भी उनकी हुई होगी, पेपर भी उन्होंने दिया होगा। तो एक पेपर हुआ, उनकी परीक्षा हुई, उनका रिजल्ट आया, कांस्टेबल बनेंगे कुछ लोग। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि एक ही टाइम पर लाखों विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की कैपेबिलिटी अगर किसी विधि में है तो वो विधि एक ही है, और वो कौन सी है? प्रश्नावली विधि। इसके अलावा इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत विभेदकारिता का गुण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? विभेदकारिता का गुण पाया जाता है। अब विभेद का मतलब होता है अंतर कर लेना। विभेद का क्या मतलब है? अंतर कर लेना।
यानी कि विधि आसानी से पता लगा लेती है कि कौन सा बालक तो प्रतिभाशाली है, कौन सा बालक सामान्य बुद्धि है और कौन सा बालक मंद बुद्धि है। इस विधि से आराम से अपन विद्यार्थियों में अंतर कर सकते हैं। यानी कि इससे पहले कि मैं अगले पेज पर बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि इस विधि द्वारा आराम से पता चल जाता है कि कौन सा बालक तो प्रतिभाशाली है, कौन सा सामान्य बुद्धि है और कौन सा मंद बुद्धि है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो अपन ने कुछ कंटेंट्स देखे कि एक तो विधि का पेपर पेंसिल मेथड है, वर्तमान समय की लोकप्रिय विधि है, एक ही समय पर इससे लाखों विद्यार्थियों का मूल्यांकन हो जाता है और इसमें अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों में विभेदकारिता यानी कि अंतर कर लेने की क्वालिटी है, जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चा, सामान्य बुद्धि बच्चा और मंद बुद्धि बच्चा। फटाफट से इसको दिल दिमाग जहन पर छापो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब सुने। अब इस विधि में कुछ दोष भी हैं, वो क्या है तो सुने कि इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत अनुमान लगा करके उत्तर देने की संभावना रहती है। इस विधि में अनुमान लगा करके उत्तर देने की संभावना रहती है। इस लाइन से कुछ समझे आप? काफी समझ गए होंगे बच्चे। वो ये कि इस विधि में अपन क्या करते हैं कि साहब जैसे मान लो कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, अपने को लग रहा है कि बी हो सकता है, तो हो सकता है कि चक्करों में अपन टप्पा लगा देते हैं और वो तुक्का कई बार सही हो जाता है एग्जाम में और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि यार चलो हम तो बढ़िया हो गए। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यार्थी, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाकर के उत्तर करते हैं तो ज्यादा सफल अपन माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के क्लियर है कि इस विधि के अंतर्गत अनुमान लगा करके उत्तर देने की संभावना रहती है, यानी कि तुक्के इसमें खूब लगते हैं। इसके अलावा इस विधि के अंतर्गत नकल की प्रबल संभावना रहती है। चीटिंग, नकल की प्रबल संभावना रहती है। पहले तो आप जानते थे अपने स्कूल में न्यू टाइप का पेपर आया करता था, अपन भी टीप लेते थे कई बार तो इसी इशारेबाजी में कि दूसरे का कौन सा आएगा, तो वो बताता कि दूसरे में चौथा, चौथे में चौथा, तीसरे में दूसरा, दूसरे में पहला, ऐसे करके अपन 20-30 क्वेश्चन तो सलटा लेते थे। इसी वजह से आजकल अब जो पेपर सेट हो रहे हैं उसके अंदर सीरीज वाइज सिस्टम कर दिया गया है कि ए सीरीज वाले हम हैं, बी सीरीज वाले ये हैं, फिर सी सीरीज वाले, तो क्वेश्चन जिगजैग होते हैं। मेरा 17वां नंबर का क्वेश्चन हो सकता है उसका 21वां हो, या मेरा पहला क्वेश्चन हो सकता है उसका 30वां यानी कि 30वां क्वेश्चन हो। तो टीपम टापी रोकने के लिए जो सीरीज सिस्टम किया गया है वो इसी से प्रेरित है। इसके अलावा प्रश्न निर्माण करने वाले शिक्षक की मनोदशा का प्रभाव प्रश्नों पर दिखाई देता है। प्रश्नों पर दिखाई देता है। क्लियर है? यानी कि प्रश्न निर्माण करने वाले टीचर की, जो टीचर प्रश्न निर्माण कर रहा है, अगर उसकी मनोदशा ठीक है, वो बैलेंस्ड आदमी है, तब तो क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे। और अगर उसकी मनोदशा किसी समय विचलित है और उस समय अगर उससे प्रश्न बनाने को कह दिया गया तो वो खुद तो मरेगा ही, आपको भी ले मरेगा। यानी कि कुल मिलाकर के प्रश्न ऐसे बन जाएंगे कि जिनका ना भूतो ना भविष्यति कोई तोड़ नजर नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर के बात यही रखनी है कि इस विधि के भी कुछ दोष हो सकते हैं। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको करवा देता हूं एक बार आपको रिपीट। चलिए जी, अब एक बार इस विधि को अपन रिपीट कर लेते हैं। अपन ने आज देखा
कि ये जो एक विधि है जिसको अपन प्रश्नावली विधि कहते हैं, अगर ये प्रश्नावली मौखिक रूप में हो तो प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है, और यदि ये प्रश्नावली लिखित रूप में हो तो फिर इसे अपन प्रश्नावली विधि कह सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछा जाए तो आपको सुकरात बता देना है, और प्रश्नावली विधि का जनक पूछा जाए तो वुडवर्थ बता देना है। प्रश्नावली विधि के बारे में सबसे पहले विचार आया था सुकरात को, इसलिए उन्होंने दर्शन दिया, जबकि प्रश्नावली विधि का जनक माना जाता है वुडवर्थ को। प्रश्नावली कहते किसे हैं? तो प्रश्नों की जो निश्चित आवली है, प्रश्नों की जो निश्चित आवली है या क्रमबद्ध प्रगणिका है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रश्नों के निश्चित और व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। अब इसके बाद में विद्यार्थी मित्रों अपन ने देखा कि प्रश्नावली के वुडवर्थ के अकॉर्डिंग 4 प्रकार होते हैं। पहला खुली, दूसरा बंद, तीसरा चित्रित, चौथा मिश्रित। ये 4 प्रकार साहब इन लोगों ने बताए। अब ये 4 प्रकार क्या कहना चाहते हैं? तो हमने देखा कि खुली प्रश्नावली में अपने को विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जैसे निबंधात्मक हुए, लघुत्तरात्मक हुए, अति लघुत्तरात्मक हुए, यहां अपन अपने विचार खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा बंद प्रश्नावली में विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे कि बहुविकल्पी, एक शब्द उत्तर, मिलान प्रश्न, रिक्त स्थान, हाँ नहीं, सत्य असत्य आदि। और सर्वश्रेष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलान प्रश्नों को माना जाता है विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि इनमें नकल की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं होती। इसके बाद हमने देखा कि साहब चित्रित प्रश्नावली जो होती है उसके अंतर्गत चित्र से संबंधित, नामांकन पूर्ति से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। जैसे हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कर दिया तो साहब उसका नामांकन करना पड़ा। दूसरा, राजस्थान का नक्शा दे दिया और विभिन्न जिलों की अवस्थिति नामांकन करने की बातें कर दी। इसके बाद हमने देखा कि मिश्रित प्रश्नावली में तीनों प्रकार के प्रश्न जो होते हैं सम्मिलित होते हैं, जैसे 10th और 12th के जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं वो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आते हैं, और दूसरा पाठ योजना का जो मूल्यांकन पद आता है वो भी इसी का पार्ट है। फिर हमने देखा कि इसको हम पेपर पेंसिल मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा, वर्तमान समय की लोकप्रिय विधियों में से ये एक है। तीसरा, ये एक ही समय पर लाखों विद्यार्थियों का मूल्यांकन करती है। चौथा, इसके अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदकर्ता गुण पाया जाता है, जो कि प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि में अंतर करती है। इसके अलावा इस विधि के अंतर्गत अनुमान लगा करके उत्तर देने की प्रबल संभावना रहती है, और इसके अलावा इस विधि के अंतर्गत नकल की प्रबल संभावना रहती है, चीटिंग हो सकती है। इसके अलावा प्रश्न निर्माण करने वाले शिक्षक की मनोदशा का प्रभाव भी प्रश्नों पर दिखाई दे सकता है, यानी कि प्रश्न निर्माण करने वाले का मन अगर व्यथित है तो प्रश्न जटिल बन सकते हैं, अप्लाइड बन सकते हैं, आपके जीवन और आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने वाले बन सकते हैं। और अगर शिक्षक की मनोदशा अच्छी है तो पेपर आसान भी बन सकता है। सभी पढ़ाए हुए टीचरों के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये टैग नहीं लगता कि फिर भैया उसी के पढ़ाए हुए क्या है, या उसी के पढ़ाए हुए, फिर सभी के टीचरों के क्वेश्चन मिलते हैं, बढ़िया पेपर बनता है, अच्छी मेरिट जाती है, कंपटीशन बढ़िया होता है। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने इस क्लास में 2 विधियां डिस्कस की, व्याख्यान विधि और प्रश्नावली विधि। अब हम अगली विधियों की चर्चा, जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन है, बड़ी बड़ी विधियां हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें, मजे लेते रहें और रीट में सिलेक्शन लेकर के ही माने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।